श्री गुरु गोविंद सिंह जी पत्रकारिता महाविद्यालय नांदेड़। वाचक स्वर प्राध्यापक विकास कदम। स्टूडियो यह वह स्थान है जहां पर दूरदर्शन प्रसारण से संबंधित सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है। कार्य के आधार पर इन्हें प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 1 वीडियो स्टूडियो, 2 ऑडियो स्टूडियो और 3 मिक्सिंग स्टूडियो। इसमें देखेंगे वीडियो स्टूडियो। वीडियो स्टूडियो का प्रयोग आंतरिक दृश्य बंधीकरण तथा सुचारू प्रकाशीय व्यवस्था से परिपूर्ण होता है। इसमें कैमरे के माध्यम से दृश्य बंधीकरण संपन्न होता है। इसके लिए प्रकाशीय व्यवस्था का होना अनिवार्य है। 2 ऑडियो स्टूडियो। यह संवाद, संगीत, उद्घोषणाएं आदि टेपांकित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें माइक्रोफोन आदि की व्यवस्था होती है। 3 मिक्सिंग स्टूडियो। इसे मिक्सिंग टेबल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टूडियो में दृश्यों को क्रमबद्ध तथा संपादित करने का कार्य किया जाता है। दृश्य संयोजन के साथ साथ डबिंग का कार्य भी यहाँ संपन्न होता है। सचल वाहन। आंतरिक दृश्य बंधीकरण तो स्थायी स्टूडियो में हो जाता है, किंतु जब स्टूडियो के बाहर दृश्य बंधीकरण के लिए जाना होता है तो एक ऐसे सचल वाहन की आवश्यकता होती है जिसमें वे सभी प्रारंभिक तकनीकी प्रणालियां उपलब्ध रहें जिनसे किसी भी घटना, दृश्य आदि का सीधा प्रसारण अथवा स्टूडियो उपयोगी बंधीकरण किया जा सके। मैचों, झंडारोहण आदि के प्रदर्शन अथवा साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया में यह अत्यंत सार्थक एवं सहायक होता है। टेलीविजन प्रसारण। टेलीविजन प्रसारण में 2 महत्वपूर्ण अंग है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तकनीकी कौशल वाले यंत्र हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे टीवी कैमरा, ट्राइपॉड, माइक्रोफोन, कंसोल, दृश्य श्रव्य मिश्रण यंत्र, वीसीआर, ओवीसी, ओवीसी वैन, ईएनजी, टीवी मॉनिटर्स, टीवी प्रोजेक्टर, वीडियो एडिटिंग मशीन और कंप्यूटर्स। सॉफ्टवेयर। टीवी के कार्यक्रम सॉफ्टवेयर हैं। सूचनात्मक, मनोरंजक, शैक्षणिक, क्रीड़ा संबंधी सभी कार्यक्रम, समाचार, टीवी रिपोर्ट, समसामयिक परिचर्चाएं सॉफ्टवेयर है। टीवी के विभिन्न कार्यक्रम। टीवी के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जैसे शैक्षिक कार्यक्रम, सूचनापरक कार्यक्रम, समाचार समसामयिक कार्यक्रम, प्रेरणादायक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम। शैक्षिक कार्यक्रम स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय शिक्षा के कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, सामान्य ज्ञान, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, अन्य शिक्षापद, वृत्तचित्र। सूचनापरक कार्यक्रम मौसम संबंधी सूचना, खोए हुए व्यक्ति की सूचना, साप्ताहिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अंश, पर्यावरण, कृषि, विज्ञान संबंधी सूचनाएं। समाचार समसामयिक कार्यक्रम हिंदी, अंग्रेजी, राष्ट्रीय क्षेत्रीय समाचार, समाचार दर्शन, संसद समीक्षा, फोकस, आजकल, आसपास, चुनाव विश्लेषण, चहल पहल आदि समाचार तथा समसामयिक कार्यक्रम होते हैं। इसके आगे प्रेरणादायक कार्यक्रम। प्रेरणादायक वृत्तचित्र उदाहरणतः हर दिल में जगाए राष्ट्र ज्योति, एकता का वृक्ष, मानव मशीन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कार्यक्रम, सैनिकों के लिए, हमारे कामगार हमारे उद्योग, विकास यात्रा जैसे कार्यक्रम। खेलकूद कार्यक्रम खेलों का सीधा प्रसारण, खेलों के अंश, खेल समीक्षा, अन्य खेल संबंधी प्रसारण जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों के साक्षात्कार, खेल विशेष की जानकारी, खेल प्रश्नोत्तरी आदि। और अंत में मनोरंजक कार्यक्रम जैसे धारावाहिक, नाटक, संगीत, चित्रहार, गीत, गजल, लघु नाटक, हास्य व्यंग जैसे उल्टा पुल्टा आदि, जादू के कार्यक्रम, नृत्य कार्यक्रम, यह मनोरंजक कार्यक्रम होते हैं। निर्धारण के सिद्धांत। किसी भी कार्यक्रम के निर्धारण के लिए सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। टीवी कार्यक्रम निर्धारण के लिए हम
निम्न बिंदु ले सकते हैं। कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यक्रम की संरचना, कार्यक्रम का प्रसारण समय एवं अवधि, कार्यक्रम की आवृत्ति। किसी भी कार्यक्रम के निर्धारण के लिए उस कार्यक्रम की आवश्यकता तथा उद्देश्यों पर आवश्यक रूप से विचार किया जाता है। दर्शक की जिज्ञासा, जानकारी, ज्ञान वृद्धि अथवा मनोरंजन आदि के लिए ही कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। कार्यक्रमों के निर्धारण से पूर्व यह देखा जाता है कि उस कार्यक्रम के दर्शक किस वर्ग से संबंधित है। विभिन्न शैक्षणिक स्तर के दर्शक के लिए तथा विभिन्न आयु वर्ग के दर्शकों के लिए अलग प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। कार्यक्रमों के उद्देश्यों के आधार पर संरचना निश्चित कर दी जाती है, तब उसके प्रसारण समय तथा अवधि के संबंध में विचार किया जाता है। शैक्षणिक कार्यक्रमों को अधिक समय देने पर वे उबाऊ हो सकते हैं, जबकि मनोरंजक, नाट्य या फिल्मों का अधिक समय तक आनंद उठाया जा सकता है। अतः दर्शकों के विभिन्न वर्गों एवं कार्यक्रम की संरचना को ध्यान में रखते हुए उसकी अवधि भी तय कर दी जाती है। दर्शकों के किस वर्ग विशेष के लिए कार्यक्रम का निर्माण करना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कार्यक्रम की संरचना, विशेषज्ञों अथवा कलाकारों का चयन, भाषा का स्तर, कार्यक्रम का स्वरूप, इसके बारे में निर्णय आदि अधिकांश इस बात पर निर्भर करता है कि वह कार्यक्रम बच्चों, महिलाओं, ग्रामीण दर्शक, मजदूर भाई, साहित्य एवं शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य के कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति अथवा सामान्य दर्शक आदि विभिन्न वर्गों में से किसके लिए विशेषकर तैयार करना है। तदुपरांत ही उसकी अंतिम रूपरेखा बनाई जा सकती है। कार्यक्रम निर्धारण के इन मूल्य सिद्धांतों में दर्शक का स्थान सर्वोपरि होता है तथा उसकी रुचि, अभिरुचि तथा सुझावों के अनुसार ही कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। टीवी कार्यक्रमों की संरचना। टीवी कार्यक्रमों की संरचनाओं को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। साक्षात्कार एवं परिचर्चा, टीवी रिपोर्ट, पत्रिका, प्रश्नोत्तरी, टेलीफिल्म, फीचर, विविध कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम, वृत्तचित्र, नाटक, क्विकी और सोप ऑपेरा। साक्षात्कार एवं परिचर्चा किसी विशिष्ट व्यक्ति से बातचीत अथवा प्रश्न पूछने और उत्तर देने के आधार पर कार्यक्रम चलता है। प्रश्न वही पूछे जाने चाहिए जिनमें दर्शकों की रुचि हो। ऐसे कार्यक्रमों में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर एक विषय पर बातचीत, तर्क वितर्क करते हैं, तब उन्हें परिचर्चा की श्रेणी में रखा जाता है। सहभागियों से किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि विषय की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक सहभागी से उसका विचार जाना जाता है। एक सूत्रधारा द्वारा समस्त सहभागियों के मध्य समन्वय रखा जा सकता है। टीवी रिपोर्ट किसी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटना, समारोह या अन्य आयोजनों का पूरा ब्यौरा देने के लिए टीवी रिपोर्ट तैयार की जाती है। पूरा विवरण लेने के लिए कैमरा टीम घटनास्थल के दृश्य, प्रत्यक्षदर्शियों तथा अन्य विशेषज्ञों तथा अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त करती है। टीवी रिपोर्ट की अवधि 10 से 30 मिनट तक हो सकती है। इसका संबंध भूत और भविष्य से न होकर अधिकांशतः वर्तमान से ही होता है। पत्रिका प्रकाशन माध्यमों में जो अर्थ पत्रिका से लिया जाता है, ठीक वही अर्थ टीवी के पत्रिका कार्यक्रम से भी लिया जा सकता है। यानी वर्ग विशेष तथा आयु विशेष के दर्शकों के लिए एक ही कार्यक्रम में ज्ञान, विज्ञान एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्नोत्तरी एक प्रश्नकर्ता के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक, खेल, विज्ञान, कला तथा संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 या 3 व्यक्तियों के समूहों के साथ दर्शक वर्ग के प्रतिनिधि इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। सही उत्तर देने पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। कार्यक्रमों को रुचिकर बनाने के लिए दृश्यों तथा चित्रों का उपयोग भी किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दर्शकों की ज्ञान वृद्धि करना होता है। टेलीफिल्मों तथा फीचर फिल्मों में मूल अंतर यही है कि फीचर फिल्म सिनेमाघर के बहुसंख्यक दर्शकों के लिए बड़े स्क्रीन के हिसाब से बनाई जाती है। इसके विपरीत एक टेलीफिल्म छोटे स्क्रीन पर परिवार के 4-5 सदस्यों के बीच 4-5 सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसके साथ फीचर फिल्मों का
पूरा नियंत्रण उसके निर्माता के पास होता है। उसी की पसंद नापसंद पर फिल्म तैयार होती है तथा इसका मूल उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। इसके विपरीत टेलीफिल्में जनहित के लिए बनाई जाती है, लाभ कमाने के लिए नहीं। इसीलिए इनके विषय अधिकतर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं, राष्ट्रीय सद्भाव, भाईचारे की भावनाओं से संबंधित होते हैं। फीचर विषय का रचनात्मक पक्ष ही प्रस्तुत किया जाता है, विध्वंसात्मक पक्ष नहीं। किसी शहर, इमारत, व्यक्ति पर फीचर तैयार किए जा सकते हैं। दृश्यों तथा निवेदन द्वारा विषय का पूरा परिचय दिया जाता है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली, गुरुदेव टैगोर, महादेवी वर्मा और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के अलावा पुष्कर मेला, आबू पर्वत, इलाहाबाद का कुंभ मेला तथा विभिन्न मंदिरों और इमारतों पर आधारित फीचर प्रसारित हो रहे हैं। विविध कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम, सबके लिए सब कुछ सिद्धांत पर निर्मित रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। मनोरंजन के उद्देश्य से नाटक, गीत संगीत आदि के कार्यक्रम का संयोजन कर इनका निर्माण किया जा सकता है। हर वर्ष 31 दिसंबर को मध्यरात्रि में जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वे इसी श्रेणी में आते हैं। वृत्तचित्रों का संबंध दस्तावेजों से होता है। किसी एक विषय को दस्तावेजों, अनुसंधान तथा विशेषज्ञों की राय के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। विषय के अंतिम तह तक जाने का प्रयास किया जाता है। वृत्तचित्र विषय पर और अधिक अनुसंधान की गुंजाइश नहीं छोड़ते। ये वे कार्यक्रम हैं जो किसी भी विषय का वृत्त पूरा करते हैं। प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, अभिनेता राज कपूर के निधन पर सिमी ग्रेवाल द्वारा निर्मित लिविंग लीजेंड राज कपूर कार्यक्रम दूरदर्शन से प्रसारित किया गया था। नेक्टर इन स्टोन, वॉइस ऑफ सैनिटी, एगोनी ऑफ द विक्टर वृत्तचित्र के अनुपम उदाहरण हैं। वृत्तचित्र किसी भी विषय पर बनाए जा सकते हैं। नाटक भावभंगिमाओं तथा अभिनय के माध्यम से किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करना नाटक कहलाता है। भावभंगिमा तथा अभिनय फीचर फिल्म तथा टेलीफिल्म में भी देखने को मिलता है, किंतु स्थान की सीमाओं के आधार पर करीब करीब एक ही संरचना होते हुए इन्हें अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। क्विकी, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि इसका संबंध कम समय में अर्थात जिसका प्रस्तुतिकरण शीघ्रता से किया जा सके, संदेश या सूचना देने के लिए ही क्विकी का प्रयोग किया जाता है। आयकर संबंधी सूचना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अलावा राष्ट्र प्रेम और सद्भावना उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार की क्विकी का प्रसारण किया जा रहा है। किसी भी क्विकी के लिए अधिकतम अवधि 5 मिनट होती है। सोप ओपेरा, विश्व के सर्वप्रथम टीवी सीरियल धारावाहिक सोप ओपेरा की शुरुआत अमेरिका में हुई, जहां रेडियो प्रसारण होने पर रेडियो कंपनी के सामने वह समस्या आई कि जब घर में पुरुष न हो, बच्चे स्कूल गए हों, तो घर में रहने वाली महिलाओं के लिए कैसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। 1930 के आसपास एक विज्ञापन कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने दोपहर के समय धारावाहिक पारिवारिक नाटक प्रसारित करवाने के लिए साबुन बनाने वाली एक कंपनी को तैयार कर लिया। साबुन बनाने वाली कंपनी का आकर्षण यह था कि घरेलू महिलाएं खाली समय में नाटक सुनने के साथ साथ उसके साबुन की प्रशंसा सुन सुनकर उसी प्रकार का प्रयोग करेंगी। इसलिए इसका नाम सोप ओपेरा पड़ा। किसी विशेष उद्देश्य से बनाए गए कार्यक्रम को सही संरचना में उचित समय पर प्रभावशाली प्रस्तुति के साथ दर्शकों के सामने रखा जाए तो उसकी सफलता निश्चित है। कार्यक्रम की प्रभावशाली प्रस्तुति का तात्पर्य नवीनता, रोचकता और सामयिकता के साथ सरल, स्पष्ट और यथासंभव संक्षिप्त प्रस्तुति से है। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता किसी कार्यक्रम का निर्माण करते समय इन बिंदुओं पर नजर रखते हैं। टीवी की माया विचित्र है, इसका प्रभाव जनमानस पर अप्रतिम है। अमेरिका ने इसी के माध्यम से विश्व के अनेक राष्ट्रों पर प्रभुत्व जमाया। क्यूबा के फिदेल कास्त्रो ने टीवी के द्वारा ही सियासत का झंडा लहराया। सूचना क्रांति के इस महायुग में टीवी ने मात्र सूचना देने का कार्य ही नहीं किया, अपितु किसी की धज्जी उड़ाकर हर तरह की हरकतों को संचालित भी किया। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सूचनाओं का निष्पक्ष प्रसारण, सामाजिकरण, प्रेरणाप्रद कार्यक्रम, जनमत तैयार करना, तर्क वितर्क द्वारा विचार मंथन करना,
शैक्षिक प्रसारण, सांस्कृतिक विकास, मनोरंजन और राष्ट्रीय सामाजिक एकता को बढ़ावा देकर टीवी एक दूसरी औद्योगिक क्रांति उपस्थित कर रहा है। आज संपूर्ण विश्व में नई चेतना करवटें ले रही है। अब संस्कृति के नए मानक स्थापित हो रहे हैं। टीवी की तकनीक और क्षमता की रेखा लंबी है। इसके छोटे पर्दे की उपलब्धि बड़ी है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी पत्रकारिता महाविद्यालय नांदेड़। वाचक स्वर प्राध्यापक विकास कदम। टीवी उत्पादन टीम। टीवी और फिल्म में नियोजन। फिल्म एवं टीवी अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन इन दोनों में कई तकनीकी समानताएं हैं। अनेक व्यावसायिक कोर्स ऐसे हैं जिन्हें करने के उपरांत टीवी तथा फिल्म उद्योग दोनों में नियोजन हो सकता है। कैमरामैन, ऑडियो विजुअल तकनीशियन, फिल्म संपादन, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म निर्देशन, मेकअप मैन तथा ग्राफिक आर्टिस्ट जैसे अनेक व्यावसायिक कोर्स ऐसे हैं जिसे करने के उपरांत छोटे बड़े पर्दे पर जुड़ सकते हैं। उद्घोषक, समाचार वाचक। छोटे पर्दे पर उद्घोषक समाचार वाचक के कार्यक्षेत्र को एंकरिंग करना कहा जाता है। राष्ट्रीय दूरदर्शन तथा विभिन्न चैनलों में अलग अलग ढंग से एंकरिंग की जाती है। एंकरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त होने पर वरीयता मिल सकती है। जिस भाषा का अनाउंसर या समाचार वाचक, समाचार वाचिका बनना है, उस पर अधिकार होना चाहिए। प्रसारण के लिए उपयुक्त आवाज और स्पष्ट उच्चारण क्षमता, दर्शनीय चेहरा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की सम्यक जानकारी होनी चाहिए। सह समाचार संपादक। यह पद टीवी की पत्रकारिता में दिलचस्पी रखने वाले युवक युवतियों के लिए है। उल्लेखनीय है कि उद्घोषकों, समाचार वाचकों की नियुक्ति टीवी प्रबंधन करता है, जबकि सह समाचार संपादक, संवाददाता तथा उपसंपादकों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग करता है। यह समाचार संपादक तथा उपसंपादकों की रिपोर्टरों, एजेंसियों और अन्य माध्यमों से आए समाचारों का चयन एवं संपादन करना होता है। संवाददाता। जो शैक्षिक योग्यता समाचार संपादक के लिए सुनिश्चित की गई है, वही संवाददाताओं के लिए भी है। दोनों पदों पर नियुक्ति चयन परीक्षा के आधार पर होती है। प्रतियोगी परीक्षा में भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राइवेट टीवी चैनलों में समाचार संपादक, रिपोर्टर के लिए संघ लोक सेवा आयोग नियुक्ति नहीं करता, बल्कि वे स्वयं सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन करते हैं। चैनलों में मान्यता प्राप्त या फिर किसी स्तरीय निजी प्रशिक्षण केंद्र से टीवी पत्रकारिता कर चुके लोगों की नियुक्ति की जाती है, या फिर प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को सह समाचार संपादक, रिपोर्टर नियुक्त किया जाता है। कैमरामैन। आजकल दो प्रकार के कैमरामैनों की मांग है, न्यूज कैमरामैन तथा फीचर कैमरामैन। न्यूज कैमरामैन का कार्यक्षेत्र समाचार संकलन करना होता है। दूरदर्शन समाचार, आज तक, आंखों देखी, टुनाइट, इंडिया दिस वीक, सिटी चैनल, BITV, GTV सहित दर्जन भर से अधिक टीवी न्यूज प्रस्तुत करने वाले चैनल है, जहां न्यूज कैमरामैन की आवश्यकता पड़ती है। सभी चैनल नेटवर्क स्वयं अपनी टीम द्वारा तैयार कराई गई खबरों का प्रसारण करते हैं, जिसके लिए कुशल एवं दक्ष कैमरामैन की आवश्यकता पड़ती है। फिल्म वीडियो संपादक। दूरदर्शन से फिल्म वीडियो संपादक का पद अति महत्वपूर्ण होता है। इनका कार्यक्षेत्र है मूक एवं सवाक चित्रों का संपादन, उपस्करों का अनुकरण, लॉगबुक में ही नंबर लिखना, स्टॉक शॉट्स, ध्वनि प्रवाहों को क्रम में रखना, रिकॉर्डिंग के लिए लूप और डबिंग क्यू शीट तैयार करना, नेगेटिव प्रिंटों और ध्वनि ट्रैकों को बिछाने की जांच करना, कंप्यूटराइज्ड वीडियो एडिटिंग एवं एडिटिंग सीट में टाइम्स कोड का प्रयोग। ऑडियो विजुअल तकनीशियन। ऑडियो विजुअल तकनीशियन का कार्यक्षेत्र है ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल, ग्राफिक चार्ट निर्माण, पोस्टर, स्लाइड, मोशन पिक्चर आर्ट वर्क इत्यादि। किसी स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवार को नियुक्ति के अवसर मिलते हैं। मेकअप सहायक। टीवी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले को सजाना संवारना मेकअप सहायक का कार्यक्षेत्र है। इसके अतिरिक्त साउंड इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, वीडियोग्राफी से संबंधित कई तकनीशियनों तथा इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ती है। पेंटर, फ्लोर सहायक, ग्राफिक आर्टिस्ट, प्रॉपर्टी सहायक आदि की भी नियुक्ति की जाती है।
इन सभी पदों के लिए तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण। अधिकतर दर्शकों के लिए टीवी समाचार का सीधा अर्थ है वह कथ्य जो वह वाचक या वाचिका के मुख से सुनता है और साथ ही साथ दृश्य भी देखा जा सकता है। वह नहीं जानता कि वाचक या वाचिका के लिए 10 या 20 मिनट की सामग्री जुटाने में नेपथ्य में कितना परिश्रम होता है। टीवी का समाचार संपादक देश विदेश के जिज्ञासु असंख्य दर्शकों को ध्यान में रखकर जब समाचारों की प्रारंभिक रूपरेखा बनाता है, उस समय न जाने कितने तनावों से उसे गुजरना पड़ता है। तुलना के लिए इतना ही बताना काफी होगा कि रेडियो में 15 मिनट का एक बुलेटिन बनाने में जितना परिश्रम होता है, उससे कम 10 गुना अधिक तो टेलीविजन में लगता ही है। कभी कभी घटना चक्र तेजी से बदलता रहता है। रेडियो समाचारों में वाचक या वाचिका को जहां नवीनतम समाचारों का आलेख भर पढ़ना होता है, वहीं टीवी में इसे दृश्यों के अनुसार फिर से लिखा जाता है। समय से सतत संघर्ष करना पड़ता रहता है। टेलीप्रॉम्प्टर और संकेत पट्ट। टेलीविजन समाचारों की प्रस्तुति में टेलीप्रॉम्प्टर और संकेत पट्टों का उपयोग किया जाता है। टेलीप्रॉम्प्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसके लेंस या प्लास्टिक की बनी पारदर्शक पट्टी के नीचे एक विशेष प्रकार के कागज में टाइप की हुई कॉपी लगा दी जाती है, जो एक निर्धारित अपेक्षित गति से समाचार प्रस्तोता के सामने घूमती रहती है। इस यंत्र के द्वारा अक्षर बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं और प्रत्येक अक्षर 1-1 इंच तक बड़ा दिखाई पड़ता है। टेलीप्रॉम्प्टर से दर्शकों पर यह प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है कि समाचार प्रस्तोता समाचार को बिना कॉपी पर देखे केवल अपनी स्मरण शक्ति से सुना रहा है। यदि स्वाभाविक ढंग से समाचार को पढ़ने के लिए कागज पर ही दृष्टि रखी जाए तो दर्शक श्रोता पर उसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाचार प्रस्तोता समाचार को इस प्रभाव से पढ़ता है कि जैसे वह प्रत्येक व्यक्ति को पृथक उसके घर पर बैठकर समाचार बता रहा है और दिखा रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर को कैमरे के निकट ऐसी स्थिति में व्यवस्थित किया जाता है कि उसको देखकर पढ़ते समय समाचार प्रस्तोता की आंखें कैमरे के लेंस के सामने की स्थिति में रहती है। संकेत पट्टों के द्वारा समाचार प्रस्तोता संवाद शीर्षकों तथा आवश्यकतानुसार नामों तथा सूचनाओं आदि को भी उसी प्रकार प्रदर्शित करता है जिस प्रकार समाचार में संबंधित चित्र, रेखाचित्र या सारिणी आदि को प्रदर्शित किया जाता है। इनको किसी कागज की मोटी दफ्ती या काली कार्ड शीट पर बनाया जाता है। सामान्य रूप से काली दफ्ती या सफेद अक्षरों में लिखावट रहती है। इनको पहले से ही कलाकार कलात्मक ढंग से लिखकर स्टूडियो में दे देते हैं। कुछ संकेत पट ऐसे भी होते हैं जिन्हें कैमरे के द्वारा पर्दे पर नहीं दर्शाया जाता। इन पर प्रस्तोताओं के स्मरणार्थ कोई आवश्यक बात लिखकर रख दी जाती है। ये संकेत पट केवल किसी बात को स्मरण दिलाने के लिए होते हैं। इन्हें स्टूडियो की बोलचाल की भाषा में इडियट कार्ड्स कहते हैं। समाचार संयोजक समाचार वाचक को बीच में कोई आवश्यक निर्देश या सूचना देने के लिए भी संकेत पट्टों से काम ले सकते हैं। समाचार शीर्षक के लिए भी टेलीविजन में संकेत पट्ट काम में लाए जा सकते हैं। इन शीर्षक संकेत पट्टों में इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि समाचार प्रस्तोता शीर्षक में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वहीं पट्टों में लिखे जाएं। डोप शीट। टेलीविजन पत्रकारिता में डोप शीट का विशेष महत्व होता है। डोप शीट टेलीविजन कैमरामैन द्वारा तैयार की गई उस शॉट सूची को कहते हैं जिसे वह अपने व्यक्तिगत अनुभव या केंद्र निदेशक, समाचार संपादक और समाचार प्रस्तुतकर्ता के पूर्व परामर्श के अनुसार तैयार करता है। कैमरामैन किसी घटना का चित्रांकन करते समय उसका प्राविधिक विवरण एक नोटबुक में नोट करता जाता है। इस विवरण में प्रत्येक शॉट की क्रम संख्या, शॉट की प्रकृति, लॉन्ग शॉट, क्लोजअप शॉट आदि, शॉट की लंबाई और संबंधित घटना का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार लिखा रहता है कि उसके आधार पर इस समाचार संपादक और समाचार प्रस्तुतकर्ता को अपना कर्तव्य पालन करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। समाचार संपादक के निर्देश से या कैमरामैन स्वयं भी घटनास्थल पर जाने पर
अपने अनुभव और विवेक के अनुसार शॉट लेकर उसका विवरण तैयार करता है। यदि कैमरामैन के साथ घटनास्थल पर टेलीविजन संवाददाता उपस्थित हो, उसके परामर्श से भी शॉट लेकर उनका विवरण पत्र तैयार किया जा सकता है। रिपोर्ट। 1952 में फिल्मों में अश्लीलता को रोकने के लिए सेंसर बोर्ड का गठन हुआ। सेंसर बोर्ड भारत सरकार द्वारा निर्मित एक फिल्म से संबंधित संगठन है। इस बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा सरकार ने मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में भी एक परामर्श समिति का गठन किया है। क्षेत्रीय एवं सहायक क्षेत्रीय अधिकारियों का कार्य फिल्मों का अवलोकन करके सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों को प्रमाण पत्र देना है। यूनिवर्सल फिल्म के लिए यू तथा वयस्क फिल्म के लिए ए प्रमाण पत्र देना है। सेंसर बोर्ड से पूर्व प्रादेशिक स्तर पर फिल्मों का परीक्षण किया जाता है। इन सब का मुख्य उद्देश्य ऐसी फिल्मों को रोकना है जिससे समाज पर प्रतिकूल असर पड़े। फिल्म सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक क्रांति लाने के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। फिल्म ही जनसंचार का ऐसा सशक्त माध्यम है जो लोगों को मनोवृत्ति तथा विचारधारा को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत में अक्सर 2 प्रकार की फिल्में बनती है, एक तो अश्लील फार्मूले पर, दूसरी कला के फार्मूले पर। आज फिल्मों में नंगा नाच होना शुरू हो गया है। नैतिकता खत्म हो गई है। संस्कृति अब पूर्ण रूप से नंगी हो गई है। दर्शन, चिंतन एवं परंपराएं आदि को उपभोगितावादी संस्कृति ने डस लिया है। बुजुर्गों की सीख का युग अब समाप्त हो गया है, पर इसको सही जामा पहनाए कौन? सभी का चिंतन, लेखन पश्चिमी दारू के नशे में नष्ट हो गया है। फिल्मी बगीचे का भालू पॉप संगीत सुन रहा है। उसका सामाजिक सरोकार खत्म हो गया है। संवेदनाएं पंगु हो गई हैं। मिट्टी की सुगंध कम हो गई है। चारों तरफ पार्कों में विलायती घास नजर आ रही है। ऐसे कैंसर युक्त वातावरण को कैसे शुद्ध किया जाए, यह प्रश्न चिंतनीय है। न दिशा नजर आती है, न दवा देने वाला डॉक्टर। चारों तरफ केवल रोगी ही नजर आते हैं। कथा। फिल्म पत्रकारिता पूर्ण रूप से व्यावसायिक पत्रकारिता है, पर समाज का दर्पण जरूर है, क्योंकि फिल्म की कथा समाज पर आधारित होती है। हाँ, इतना जरूर है कि फिल्म निर्माता, निर्देशक पश्चिमी सभ्यता की गिरफ्त में आ गए हैं, क्योंकि अपना व्यवसाय चलाने के लिए दर्शकों को आकर्षित करना है। इसलिए फिल्म पत्रकारिता का कलेवर बदला है। हमने पूर्ण रूप से भौतिकवादी संस्कृति को स्वीकार कर लिया है। भौतिकवादी संस्कृति से मेरा मतलब खाओ पियो और मस्त रहो ऐसा है। पर इस परिवेश में जी रहे लेखक का चिंतन बदलता है, उसकी भाषा बदलती है। फिल्म कथा शिक्षाप्रद कम, मनोरंजन अधिक लिखी जा रही है। गीत। मुकेश और शैलेंद्र हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके गीत जब हम सुनते हैं तो वे जीवित लगते हैं। किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज हमारे दिल को हिलाती है। इस गीत रूपी पत्रकारिता को पश्चिमी सभ्यता निगल गई है। आज का गीतकार अतुकांत गीत लिखने लगा है। उसके गीतों में लय गौण हो गई है। पहले भूखा नंगा गीत लिखता था। उसके गीतों में आग होती थी, समाज का दर्द होता था, शिक्षाप्रद होता था। मगर आज का गीतकार संस्कृति, शिक्षा से हटकर गीत लिख रहा है, जो युवा पीढ़ी को दिशा देने की बजाय दिशाहीन बना रहा है। उपकार, मेरा गांव मेरा देश, शहीद, अवतार, दोस्ती और हकीकत जैसी फिल्मों के गीत सुनते हैं तो आंसू आते हैं। पर खलनायक में जब संजय दत्त गीत गाता है कि चोली के पीछे क्या है, बड़ा अजीब लगता है। कुछ समय के लिए ऐसे गीतकार प्रसन्न हो सकते हैं, पर वे मुकेश और शैलेंद्र नहीं बन सकते। संगीत। बीन की धुन सुनकर कोबरा अपना फन खड़ा करता है। हारमोनियम की आवाज सुनते ही दौड़ता हिरन रुक जाता है। आदमी की तो बात कुछ और ही है। कहने का मतलब यह है कि संगीत मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों को भी प्रभावित करता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसे संगीत से प्यार नहीं हो सकता। पर संगीत समाज प्रेरक हो, उसमें उत्तेजना के साथ गंभीरता हो, क्योंकि संगीत एक पीढ़ी या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। संगीत संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है।
आज का संगीत पहले जैसा संगीत नहीं है। वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है, इसकी धुन बदली है, पर पुरानी पीढ़ी को मनोरंजन देने की बजाय सिरदर्द बन गया है। भारतीय सभ्यता पर हमला हो गया है। सही अर्थों में संगीतकारों ने इसके स्वरूप को बदला है। संगीत व्यावसायिक होना चाहिए, पर समाज विरोधी नहीं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी पत्रकारिता महाविद्यालय नांदेड। वाचक स्वर प्राध्यापक विकास कदम। नृत्य। आज समाज पठनीय के बजाय दर्शनीय हो गया है। नृत्य कला पत्रकारिता का एक अंग है। मनोरंजन की श्रेष्ठ कला में संवाद नृत्य के माध्यम से दूसरों तक जाता है और तुरंत जाता है। नृत्य कला हमारे यहाँ की श्रेष्ठ कला थी, पर इस पर भी पश्चिमी सभ्यता की तलवार गिरी है। नृत्य कला रोजगार का साधन बन जाने से महिलाओं ने नंगा नाचना शुरू कर दिया है। इससे युवा पीढ़ी दिशावान होने के स्थान पर दिशा विहीन हो गई है। जिन्हें जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। जिस समाज में मनुष्य रहता है उसके कुछ कायदे कानून भी होते हैं। इनको नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। पैसा कमाने के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि आखिर वह पैसा हम किसके लिए कमा रहे हैं। कहीं इस पैसे से हमारे बच्चों की मनुष्यता नष्ट तो नहीं हो रही है। वेशभूषा। मनुष्य तो समाज है और भाषा भी, रीति रिवाज भी। रहने को मकान, खाने को रोटी तथा ढकने को कपड़ा चाहिए, पर आधुनिक फिल्मों ने नंगा रहने की आदत बना दी है। जब मनुष्य अशिक्षित था, कपड़े का विकास नहीं था, तब वह नंगा रहता था। लेकिन अब मनुष्य शिक्षित है, ज्ञानवान है, विचारशील है, ऊंच नीच को जानता है, समाज में रहना जानता है, नए नए कपड़े बाजार में रोजाना देखता है, फिर नंगा रहना पसंद क्यों करता है? क्या फिल्म ही सब कुछ है? क्या फिल्म बनाने वाले भारतीय नहीं है? वेशभूषा निर्मित करनी चाहिए जिसमें नवीनता के साथ साथ आकर्षणता भी हो, भारतीय संस्कृति की सीमा में हो, क्योंकि फिल्म की वेशभूषा का सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। पैसा कमाने पर समाज का गौरव नष्ट मत करो। अभिनय। अशिक्षित व्यक्ति को भी फिल्म संप्रेषित करती है। वर्तमान समय में अभिनेता और अभिनेत्रियों ने युवा पीढ़ी को अपना दास बना लिया है, क्योंकि युवा पीढ़ी फिल्म देखे बिना रह नहीं सकती। उस पर माता पिता का कम, फिल्म का असर सदैव रहता है। फिल्म में जैसा अभिनेता और अभिनेत्री बोलना, चलना, खाना पीना पसंद करती है, वैसा ही युवा पीढ़ी कर रही है, जो भारतीय सभ्यता के खिलाफ है। अब शादियां भी फिल्मी स्टाइल में होती है और छूटती है। बलात्कार का स्वरूप भी बदला है। अभिनेता और अभिनेत्रियों ने युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के बजाय कोठों पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। संदेश। चित्रपट भारतीय समाज में अपने प्रचलन के समय से ही रूढ़ मान्यताओं को बदलने का प्रयास करता रहा है। आधुनिक युग के प्रारंभ में फारसी थिएटर के माध्यम से भारतीय समाज प्रचलित मान्यताओं में व्याप्त कुरीतियों पर कटु प्रहार किए जाते हैं। कालांतर में सिनेमा ने उनकी इस शैली को आत्मसात किया। भारतीय सिनेमा विश्व के अन्य सिनेमा उद्योग से इस रूप में अत्यंत अलग है। यहाँ सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, वह संदेशवाहक भी है। इसीलिए किसी भी भारतीय सिनेमा में कोई न कोई संदेश अवश्य विद्यमान रहता है। अतः संचार के साधनों में सिनेमा की भूमिका एक संदेशवाहक के रूप में होती है। रेडियो टीवी का व्याकरण। रेडियो। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में रेडियो अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जो अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करता है। सूचना, मनोरंजन, शिक्षा आदि के प्रसारण क्षेत्र में इस माध्यम ने विशेष ख्याति अर्जित की है। संप्रति ध्वनि तथा बिंबों का यह माध्यम संपूर्ण जगत को अपनी परिधि में लिए हुए हैं। जबरी मल्य पारिख के अनुसार रेडियो निरक्षरों के लिए भी एक वरदान है, जिनके द्वारा वे सिर्फ सुनकर अधिक से अधिक सूचना, ज्ञान और मनोरंजन हासिल कर सकते हैं। रेडियो और ट्रांजिस्टर की कीमत भी बहुत अधिक नहीं होती, इस कारण वह सामान्य जनता के लिए भी कमोबेश सुलभ है। यही कारण है कि टीवी के व्यापक प्रसार के बावजूद तीसरी दुनिया के देशों में रेडियो का अपना महत्व आज भी कायम है। रेडियो प्रसारण संबंधी तकनीकी प्रयोग 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में किए गए। 1815 में इटली के इंजीनियर
मार्कोनी ने रेडियो टेलीग्राफी के माध्यम से पहला संदेश प्रसारित किया। यह संदेश मास कोड के रूप में था। सन 1864 में स्कॉटलैंड के भौतिक शास्त्री जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने रेडियो तकनीक के प्रारंभिक प्रयोग किए। तत्पश्चात 1888 में जर्मन भौतिक शास्त्री हेनखिज हर्ट्ज ने चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करके उन्हें स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त की। 1901 में पहली बार रेडियो तरंगों द्वारा पोर्ट कार्नवाल से न्यू फाउंडलैंड की 2000 मील की दूरी तक संदेश प्रेषण में सफलता प्राप्त की गई। फ्लेमिंग ने 1904 में डायोड की खोज की और 1906 में कनाडा के रेजिनाल्ड एच फेंडेंसन ने सर्वप्रथम मानव की आवाज का प्रसारण किया। 1912 में ली डी फॉरेस्ट ने ट्रायोड वर्ल्ड की सहायता से प्रारंभिक प्रयोगात्मक रेडियो प्रसारण किया। वह समाचार वास्तव में संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम की रिपोर्ट के रूप में था। 1920 में पिट्सबर्ग अमेरिका में सर्वप्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र की स्थापना हुई। 23 फरवरी 1920 को मार्कोनी कंपनी ने चेम्सफोर्ड से विधिवत सर्वप्रथम प्रसारण प्रारंभ किया। जॉन रीच के निर्देशन में स्थापित बीबीसी केंद्र द्वारा विश्व के अनेक देशों में रेडियो ने धूम मचा दी। इसी अवधि में यूरोप, अमेरिका तथा एशियाई देशों में अनेक शोध कार्य हुए, जिनके परिणाम स्वरूप रेडियो ने अभूतपूर्व प्रगति की। कालांतर में इलेक्ट्रॉन तथा ट्रांजिस्टर की खोज ने रेडियो ट्रांजिस्टर तथा दूरसंचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया। भारत में रेडियो का इतिहास अगस्त 1921 में प्रारंभ होता है, जब पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग द्वारा द टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से मुंबई में संगीत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सन 1926 में कुछ व्यक्तिगत रेडियो क्लबों द्वारा प्रसारण कंपनी गठित करके मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में प्रसारण सेवा प्रारंभ की गई। 1926 में ही भारत सरकार ने इस प्रसारण कंपनी को देश में प्रसारण केंद्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया। इस कंपनी की ओर से पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को मुंबई में हुआ था। मुंबई रेडियो स्टेशन का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड एरविन ने किया था। कोलकाता केंद्र का उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर सर स्टैनली जैक्सन ने किया था। इस उद्घाटन के साथ 26 अगस्त 1927 को बांग्ला में समाचार बुलेटिन प्रसारण किया गया। इस प्रकार बांग्ला को प्रादेशिक भाषाओं में सबसे पहले रेडियो पर समाचार बुलेटिन के रूप में प्रसारित होने का श्रेय प्राप्त है। सन 1930 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवा का प्रबंध अपने अधिकार में ले लिया। भारत सरकार ने 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBA की स्थापना की, जिसके प्रथम महानिदेशक थे लियोनेल फिल्डेन। जनवरी 1936 में पहला प्रसारण केंद्र 18 अलीपुर रोड, दिल्ली में स्थापित हुआ। लियोनेल फिल्डेन के निदेशकत्व में 8 जून 1936 से इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। लॉर्ड लिनलिथगो ने इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो किया था। 1936 की इस घटना से एक वर्ष पूर्व सन 1935 में तत्कालीन देशी रियासत मैसूर में एक स्वतंत्र रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई थी। तत्कालीन मैसूर रियासत ने इस स्टेशन का नाम आकाशवाणी दिया था। सन 1935 में तत्कालीन उत्तर पश्चिम सीमांत सरकार ने ग्राम्य प्रसारण प्रारंभ किया। 1939 में ग्रामीण मंच प्रसारण प्रारंभ किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में आकाशवाणी की विदेशी प्रसारण सेवा प्रारंभ हुई। सन 1939 में पश्तो भाषा में यह विदेशी सेवा प्रारंभ हुई। सन 1941 में इसके प्रसारण का विस्तार जापान तथा पूर्वी एशिया के देशों में हुआ। स्वतंत्रता के उपरांत रेडियो की प्रसारण सेवा में असाधारण प्रगति हुई। स्वतंत्रता के उपरांत 1957 में भारत सरकार ने इस संगठन का नाम आकाशवाणी घोषित किया, लेकिन आकाशवाणी नाम का प्रयोग हिंदी तथा अन्य भाषाओं के प्रसारण में ही हो रहा है। अंग्रेजी प्रसारणों और विदेश सेवा के प्रसारणों में अब भी ऑल इंडिया रेडियो ही प्रसारित होता है। सन 1947 में जहां पूरे देश में मात्र 6 प्रसारण केंद्र, 18 ट्रांसमीटर और लगभग 2.5 लाख रेडियो सेट थे, वहीं आज 305 रेडियो स्टेशन है, 190 FM केंद्र है, 75 स्थानीय रेडियो केंद्र है, 45 विविध भारती सेवा केंद्र है और करीब 50 करोड़ से अधिक रेडियो सेट घरों में बज रहे हैं। सन 1952 में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 25 जनवरी 1956 को प्रथम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन प्रसारित हुआ।
सन 1957 में व्यावसायिक प्रसारण के उद्देश्य से विविध भारती सेवा प्रारंभ हुई। सन 1964 में आकाशवाणी के कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु चंदा समिति का गठन किया गया, जिसने रेडियो एंड टेलीविजन रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मीडिया 1966 के नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें रेडियो और टेलीविजन के लिए स्वायत्त निगम की सिफारिश की गई। सन 1965 में 10 केंद्रों से कृषि प्रसार प्रारंभ हुआ। सन 1967 से ऑल इंडिया रेडियो व्यावसायिक बना दिया गया। सन 1969 में सामुदायिक श्रोता योजना प्रारंभ की गई। सन 1971 से युवावाणी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रथम चुनाव प्रसारण सन 1977 में हुआ। जुलाई सन 1977 में एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर चालू होने से आकाशवाणी को एक नई दिशा मिली। सन 1978 में नियुक्त वर्गीय समिति ने आकाशवाणी की स्वायत्तता पर जोर देकर एक महत्वपूर्ण मार्ग खोला। 18 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा रात्रिकालीन आकाशवाणी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा राष्ट्र को समर्पित की गई। आकाशवाणी की एफएम सेवा 1993 में 18 घंटे के प्रसारणों के साथ शुरू हुई। 14 फरवरी 1995 से दिल्ली में एफएम 24 घंटे निरंतर चल रहा है। इस एफएम 1 में मनोरंजन प्रमुख है, यद्यपि साथ में जानकारियां भी दी जाती है। अगस्त 1993 में आकाशवाणी ने अपना एक अलग हिंदी प्रभाग समाचार और सूचना संग्रहण के लिए प्रारंभ किया। 1 अप्रैल सन 1994 से प्रारंभ स्काई रेडियो कार्यक्रम ने आकाशवाणी जगत में नई हलचल मचा दी। आकाशवाणी ने भूस्थिर संचार उपग्रह इनसेट 2B की सहायता ने इस कार्यक्रम का आरंभ किया था। इस तकनीक से अनेक केंद्रों के प्रसारण को पूरे देश में सुना जा सकता है। 15 अगस्त 1997 से प्रसार भारती बिल पारित होने से रेडियो के विकास में नवीन चेतना आई। वर्ष 2001 में आकाशवाणी ने एफएम का एक नया चैनल शुरू किया, FM 2। इसमें जानकारियां प्रमुख थी और साथ ही मनोरंजन भी। आज आकाशवाणी 20 चैनलों के लिए रिले प्रसारण कर रहा है। आकाशवाणी से प्रतिदिन लगभग 40 हिंदी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं, जिनमें से 6 अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित होते हैं। रेडियो संचार व्यवस्थाएं विद्युत तरंगों के माध्यम से ही कार्य करती है। इन तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अंतर होता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उसका मापन हर्ट्ज कहलाता है। रेडियो प्रसारण के लिए 150,000 हर्ट्ज से 30,000 मेगाहर्ट्ज की तरंगों की आवश्यकता होती है। इन तरंगों के अंतराल को 3 भागों में बांटा जाता है, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और अल्ट्रा शॉर्ट वेव। अल्ट्रा शॉर्ट वेव की आवृत्ति न्यूनतम होती है। मीडियम वेव धरती की सतह के साथ साथ यात्रा करती है, जिससे रास्ते में व्यवधान होता है, जबकि शॉर्ट वेव का आयन मंडल क्षेत्र में परावर्तन होने के कारण प्रसारण हजारों मीलों की दूरी तक अबाधित जा सकता है। रेडियो तरंगों पर संदेश भेजने के लिए 2 तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM। ये दोनों लय के उतार चढ़ाव की तकनीक है। प्रसार की उच्च तकनीक स्पष्ट और मधुर आवाज नियंत्रित लय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाती है। प्रत्येक रेडियो स्टेशन पर निश्चित आवृत्ति पर प्रसारण करता है। दूरदर्शन टेलीविजन संचार की सर्वाधिक लोक प्रचलित दृश्य श्रव्य माध्यम है। दूरदर्शन वर्तमान तकनीकी युग की महत्वपूर्ण भेंट है। तस्वीरों को प्रसारित करने की युक्ति सन 1890 में ज्ञात हो चुकी थी। 26 जनवरी सन 1926 को लंदन में BBC द्वारा नियमित दूरदर्शन सेवा प्रारंभ की गई। मार्कोनी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक कैमरा और रिसीविंग ट्यूब के विकास ने इसकी यांत्रिक समस्याओं को तो दूर किया ही, तस्वीर और ध्वनि की गुणवत्ता में भी अपेक्षित सुधार किया। ध्वनि वाले दूरदर्शन का प्रथम सार्वजनिक प्रसारण ब्रिटेन में सन 1930 में हुआ। धीरे धीरे टेलीविजन सारी दुनिया में तेजी से फैलने लगा। फ्रांस में नियमित प्रसारण 1938 में प्रारंभ हुआ था। 1941 में अमेरिका में प्रारंभ हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में दूरदर्शन प्रसारण आकस्मिक रूप से बंद हो गया। फिर भी इस दिशा में प्रयोग चलते रहे। यूरोपरांत दूरदर्शन की सेवाएं पुनः शुरू हुई। सन 1953 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वप्रथम नियमित रंगीत दूरदर्शन प्रसारण प्रारंभ किया। 1955 में यूरोविजन नेटवर्क विधिवत देखा गया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम और
नीदरलैंड को जोड़ा गया। सन 1962 में उपग्रह के द्वारा पहले जीवंत लाइव कार्यक्रम का आदान प्रदान यूरोप तथा अमेरिका के बीच हुआ। फिर तो यूरोविजन ने व्यापक स्तर पर पूर्वी यूरोपियन नेटवर्क इंटरविजन के साथ कार्यक्रमों का आदान प्रदान शुरू कर दिया। इसने स्कैंडिनेवियन नेटवर्क नॉर्डविजन के साथ भी सहयोग किया। भारत में प्रथम प्रायोगिक दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिल्ली में किया गया। दिल्ली में आयोजित यूनेस्को सम्मेलन के अंतर्गत भारत में दूरदर्शन कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु $20,000 का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसकी एक पायलट परियोजना के तहत अमेरिकी सरकार तथा फिलिप्स की सहायता से एक लघु दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1965 से 1 घंटे की दैनिक सामान्य सेवा प्रारंभ हुई। प्रारंभ में दूरदर्शन का उपयोग स्कूली शिक्षा एवं ग्रामीणों के विकास को ध्यान में रखकर किया गया। 15 अगस्त 1965 को दूरदर्शन ने सर्वप्रथम समाचार बुलेटिन प्रारंभ हुआ। 26 जनवरी 1967 से किसानों के बीच कृषि से संबंधित नई प्रौद्योगिकी, संसाधनों, तकनीक आदि के प्रचार के लिए कृषि कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगस्त 1975 से भारत में उपग्रह की सहायता से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र के 2400 गांवों में दूरदर्शन सेवा प्रारंभ की गई। अप्रैल सन 1976 को चंदा समिति की सिफारिश पर दूरदर्शन और आकाशवाणी को अलग अलग कर दिया गया और इसी वर्ष दूरदर्शन ने विज्ञापन जगत में प्रवेश किया। 15 अगस्त 1982 को एशियाई खेलों से पूर्व दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण प्रारंभ हुआ। 19 नवंबर 1985 से दूरदर्शन पर इंटेक्स्ट नामक टेलीकास्ट सेवा प्रारंभ हो गई। 23 फरवरी 1987 से प्रातःकालीन प्रसारण सेवा का शुभारंभ हुआ। सन 1993 में मेट्रो चैनल के साथ साथ विदेशी चैनलों का आगमन हुआ। राष्ट्रीय प्रसारण DD1, DD2 और DD3 में विभक्त हो गया और क्षेत्रीय भाषाओं के मेट्रो चैनलों को क्रमशः DD4, 5 और 6 नाम दिया गया। दूरदर्शन की आय का प्रमुख स्रोत दूरदर्शन विज्ञापन सेवा का प्रारंभ वर्ष 1996 में हुआ था। दूरदर्शन को क्रियाशील बनाने की प्रक्रिया में वीडियो कैमरा और ट्रांसमीटर का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है, क्योंकि ये वे साधन हैं जो कि किसी दृश्य को इलेक्ट्रॉनिक में रूपांतरित कर देते हैं। सर्वप्रथम वीडियो कैमरा द्वारा किसी दृश्य विशेष को इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबिंबों से परावर्तित किया जाता है। तत्पश्चात ट्रांसमीटर, उपग्रह आदि की सहायता से उसे संप्रेषित किया जाता है। दूरदर्शन एंटीना इन प्रतिबिंबों को संग्रहित करता है और उसके बाद पिक्चर ट्यूब या काइनेस्कोप की सहायता से इन प्रतिबिंबों के मूल दृश्य पर्दे पर उतराते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाशीय अभिरचना को वैद्युत आवेगों में तथा वैद्युत आवेगों को पुनः प्रकाशीय अभिरचना में परिवर्तित कर दिया जाता है। सामान्य रूप से इस संपूर्ण प्रक्रिया को निष्पादित करने वाले संसाधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें एक है दूरदर्शन कार्य के बाह्य प्रभाग और दूसरा दूरदर्शन कार्यक्रम के आंतरिक प्रभाग। श्री गुरु गोविंद सिंह जी पत्रकारिता महाविद्यालय नांदेड़। वाचक स्वर प्राध्यापक विकास कदम।